गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रिद्धि गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी। बच्चों, हम लोग अपना इनकम टैक्स में कैपिटल गेन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हमने देखा कि हमारे जो एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन्स होते हैं यानी कि कर मुक्त पूंजी लाभ हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें हमने दो कैटेगरीज स्टडी की। एक कैटेगरी थी जिसमें कि कुछ कैपिटल गेन है जो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है बिना किसी कंडीशन के, और एक कैटेगरी दूसरी हमने उसमें देखा कि कैपिटल गेन ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट करने पर ही एग्जेम्प्टेड होते हैं, यानी कि अगर आपने अपने उस कैपिटल गेन का कुछ हिस्सा वापस से कुछ स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया है तो आपको अपने उस कैपिटल गेन पर एग्जेम्पशन यानी कि कटौती मिल जाती है ना। इस कैटेगरी में बच्चों हमने सेक्शन 54 पढ़ी, जिसमें हमने आवासीय मकान यानी कि रेजिडेंशियल हाउस को बेचकर वापस से रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया। ठीक है, देन उसके बाद हमने 54 के बाद 54B पढ़ी। सेक्शन 54B में हमने क्या देखा था, शहरी कृषि भूमि के हस्तांतरण से यानी कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड से के ट्रांसफर से अगर आपको कोई भी इनकम होती है तो फिर आप गेन होता है कैपिटल गेन, तो आप उसे वापस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड खरीदने में ही पैसे को इन्वेस्ट कर दें तो आपको उसकी एग्जेम्पशन मिल जाती है। ठीक है, देन 54B के बाद हमने 54D पढ़ा। 54D में हमने देखा कि इंडस्ट्रियल पर्पस के कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग है, आप उनको ट्रांसफ़र करते हैं और उससे मिलने वाले कैपिटल इनको वापस इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग में ही इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको इसकी एग्जेम्पशन मिलती है। तो बच्चों देखिए, अब हम आज हम पढ़ेंगे कि इसी में कंटिन्यू करेंगे हम कि सेक्शन 54EC, सेक्शन 54EE। सेक्शन 54EC में क्या होता है, देखिए आगे की जो तीनों सेक्शंस थी हमारी 54, 54B, 54D, इसमें हमने जिसे बेचा, जिसे ट्रांसफ़र किया, वापस उसी को परचेज़ किया। सिंपल सी बात थी, जिस कैपिटल एसेट को आप सेल करते हैं उसी को वापस आप परचेज करते हैं तो आपको एग्जेम्पशन थी। अब जो सेक्शंस हम पढ़ेंगे बच्चों, इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसमें आपको जिस कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र किया उसी को वापस परचेज नहीं करना है। ठीक है, तो सेक्शन 54EC में क्या है, सेक्शन 54EC और EE दोनों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में है, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इसमें एग्जेम्पशन है। लॉन्ग टर्म में कितनी एग्जेम्पशन है, सेक्शन 54EC की मैं आपसे पहले बात करती हूँ। अगर आप किसी भी एसेट के ट्रांसफ़र से, कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, और आप उस पैसे को 6 महीने के भीतर विद इन 6 मंथ्स, इसमें एक ड्यूरेशन है, आपको जब भी कैपिटल गेन हुआ उसके बाद विद इन 6 मंथ्स, ठीक है, आप कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में अगर इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम अमाउंट कितना, जितना आपको कैपिटल गेन हुआ मैक्सिमम उतनी डिडक्शन मिल सकती है ना। या फिर आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना, वही जो कंडीशन हम आगे पढ़ते चले आ रहे हैं, यानी मुझे अगर लाभ 4 लाख रुपए का हुआ कैपिटल गेन और उससे मैंने पैसा केवल 3 लाख ही इन्वेस्ट किया है तो 3 लाख की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। मुझे लाभ 4 लाख का हुआ है गेन, लेकिन मैंने पैसा 5 लाख इन्वेस्ट किया तो भी मैक्सिमम 4 लाख तक ही एग्जेम्पशन मिलेगी। क्लियर, वही प्रोविजन है हमारा। फाइन, तो सबसे पहली बात तो ये है इसी में कि आप किसी भी कैपिटल एसेट से अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको होता है तो उस पैसे को आप कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। ये 2 सिक्योरिटीज़ हैं बच्चों, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की प्रतिभूतियाँ हैं। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHIA, आपने सुना होगा इसका नाम। नेशनल हाईवेज, जो नेशनल हाईवेज़ को बनाने का काम करता है पूरा उसी के पास होता है NHIA, इसकी सिक्योरिटीज़ हैं। सेकेंड थिंग, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों में से किसी की भी सिक्योरिटीज़ हैं आपके पास और इनमें 2 कंडीशंस हैं, लेकिन क्या कि पहली बात तो कि कम से कम 3 साल बाद रिडीमेबल होनी चाहिए, 3 साल या 5 साल। अब 3 साल या 5 साल वाली कंडीशन में क्या है, तो देखिए अगर आपने ये सिक्योरिटीज़, ये असेट्स 1 अप्रैल 2007 को या इसके बाद, लेकिन 1 अप्रैल 2018 से पहले परचेज कर ली, किस बीच में, मतलब 2007 से लेकर अप्रैल से हमारा सेशन प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो 1 अप्रैल 2007 से लेकर आपने अगर इन्हें 31 मार्च 2018 तक परचेज किया है तो ये पहली कंडीशन। ये दूसरा, ये कम से कम 3 वर्ष बाद शोधनीय होनी चाहिए, यानी कि 3 साल तक कम से कम इनका रिडम्पशन नहीं होना चाहिए, 3 साल के बाद ही ये रिडीमेबल होनी चाहिए, तो फिर उस कंडीशन में आपको सेक्शन EC की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने अभी आपसे बात की कि 3 साल की जगह अगर 5 साल की मैं बात करूं, अगर आपने इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट
1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद किया है तो फिर इनका जो रेडीमेबल पीरियड है वो 5 ईयर्स होना चाहिए। 5 साल से पहले इनका शोधन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कम से कम 5 वर्ष बाद शोधनीय होने चाहिए। अब अगर 3 साल में शोधनीय हुए तो क्या होगा, तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है ना। तो एग्जाम्पशन की कंडीशंस हम देख रहे हैं, आपको छूट तभी मिलेगी जब आपने इनमें इन्वेस्टमेंट स्पेसिफाइड डेट्स पर किया है। किन सिक्योरिटीज़ में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इन्वेस्टमेंट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और दूसरा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यूनिट्स में किया है। दूसरी चीज़, अगर 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2018 तक इन्वेस्टमेंट किया है तो ये 3 साल में शोधनीय होने चाहिए, 3 ईयर्स में रेडीमेबल। लेकिन अगर 1 अप्रैल 18 से या उसके बाद किया है तो फिर ये 5 ईयर्स में रेडीमेबल होने चाहिए, ठीक है। और एक बात और है कि इस कंडीशन में भी मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज़्यादा आपको इसकी एग्जाम्पशन नहीं मिल सकती, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। मैक्सिमम इसमें कितने लिमिट डिसाइड कर दी गई है, 50 लैक्स। एक फाइनेंशियल ईयर में, एक असेसमेंट ईयर में आपको 50 लाख से ज़्यादा इसकी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो ये है हमारी सेक्शन 54 EC। इसी तरीके से एक और सेक्शन इसके साथ ही है 54 EE। 54 EE भी इससे बहुत कुछ सिमिलर है, इसीलिए हम दोनों को साथ में भी स्टडी करते हैं। इसमें भी मैक्सिमम लिमिट 50 लाख की ही है। आपको जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, आप उसे अगर कुछ स्पेसिफाइड एसेट्स में इसको इन्वेस्ट कर देते हैं तो उस पर आपको एग्जाम्पशन मिलती है, ठीक है। देन उसके बाद ये एग्जाम्पशन विदिन 6 मंथ्स में अगर आपने अपना कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर दिया है तो ही मिलती है, ठीक है। और इन दोनों में एक कॉमन बात और ये है कि आपने जो भी नई सिक्योरिटीज़ परचेज़ की है ना, उसको आप अगले 3 साल तक ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अगर आपने 3 साल से पहले उनको कैश में कन्वर्ट कर लिया या ट्रांसफ़र कर दिया किसी भी फॉर्म में, तो फिर आपको जो भी कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट हुए हैं, जिसकी छूट मिली है, उस पर आपको वापस से टैक्स देना होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम इन दोनों सेक्शंस को लिखते हैं। सेक्शन 54, सेक्शन 54 EC की मैं पहले आपसे बात कर रही हूँ। तो देखिए सेक्शन 54 में सबसे पहले मैंने क्या लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। इसका हेडिंग में क्या लिख दूँ, एग्जेम्पशन ऑफ LTCG, है ना। अब तो आपको LTCG का मतलब पता है, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, ठीक है। कटौती, है ना, ठीक है। तो सेक्शन 54 EC में हमने क्या बात की थी कि सबसे पहले तो आप अगर पैसा अपने LTCG को किस में इन्वेस्ट कर दें, कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। असेसमेंट ईयर 1920 है, उस इसमें इस सेक्शन में चेंज किया गया है कि अब हम जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात कर रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये हमें केवल लैंड या बिल्डिंग या दोनों से होना चाहिए। पहले इसमें ये लिमिट नहीं थी, ये कंडीशन नहीं थी। अब इसमें कंडीशन डाल दी गई है कि आपको जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है वो 2019-20 असेसमेंट ईयर से या तो लैंड से हो या बिल्डिंग से हो या इन दोनों से हो, और फिर उस पैसे को आप कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको उस पर एग्जाम्पशन मिलेगी, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्या होगा, गेन अराइज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, या तो एक से या इन दोनों के ट्रांसफ़र से हमें सबसे पहले तो कैपिटल गेन होना चाहिए, द वेरी फर्स्ट थिंग। फिर दूसरी चीज़, इट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन फॉलोइंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। जो नीचे मैं लिख रही हूँ, इन सिक्योरिटीज़ में से इन्वेस्ट कर दिया जाना चाहिए। इट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन फॉलोइंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ विद इन 6 मंथ्स। ध्यान दीजिएगा इस बात का, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम गेन। आपको जब भी गेन हुआ उससे 6 महीने के अंदर आप इसे इन्वेस्ट कर दें। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली सिक्योरिटीज़ हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर दूसरा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इन दोनों में होना चाहिए। फिर इसके साथ हमने और क्या कंडीशन देखी थी बच्चों, इनसिक्योरिटी से रिलेटेड, कि इट मस्ट बी रिडीमेबल आफ्टर 3 years, है ना, कम से कम 3 वर्ष बाद ये शोधनीय होनी चाहिए। इफ़ इट इज़ इशूड, हम इसे लिख लेंगे, इफ़ इट इज़ इशूड from 1st April 2007 to 31st March 2018, then must be redeemable on or after 3 years, 3 साल या 3 से ज़्यादा में रिडीमेबल होनी चाहिए, है ना। बट फिर इसमें एक पॉइंट और जुड़ जाएगा, ठीक है, इफ़ इशूड ऑन और आफ्टर 1st April 2018, देन शुड बी रिडीमेबल आफ्टर 5 years। तो अगर इस कंडीशन में है तो फिर 5 years के बाद रेडीमेबल होनी चाहिए, है ना। 3 साल या 5 साल की कंडीशन इस पर एप्लीकेबल होगी। देन उसके बाद ये अगले 3 सालों तक ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट कंडीशन, या फिर हम इसका लॉक इन पीरियड बोलते हैं जिसको अपनी लैंग्वेज में, दैट इज़ लॉक इन पीरियड, यानी कितने समय तक ये आपके पास रहनी चाहिए, 3 years तक, ठीक है। और मैक्सिमम डिडक्शन कितनी दे दी जाएगी इसमें, मैक्सिमम डिडक्शन हमने कहा एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 50 lakhs होगी, तो मैक्सिमम डिडक्शन, मैक्सिमम 50 lakhs, बट अप टू LTCG और इन्वेस्टमेंट विच इज़ लेस, है ना। इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं। LTCG या इन्वेस्टमेंट, दोनों में से जो भी कम हो। तो मैक्सिमम डिडक्शन होगी 50 लाख रुपीज़, लेकिन ये किसी भी कंडीशन में आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट दोनों में से जो भी कम है उससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। आई होप आपको सेक्शन 56 EC समझ आ गई है। 54 EC है ना, एग्जम्पशन ऑफ LTCG, ठीक है बच्चों, आप इसे कॉपी कर लीजिए। और अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे सेक्शन 54 EE। जो अब हम 54 EC के बाद 54 EE लेते हैं। देखिए मैंने पुरानी वाली जो हमारी सेक्शन थी उसको पूरी तरह से इरेज नहीं किया है। सेक्शन 54 EC से EE में क्या डिफरेंस होगा, वहाँ हमने बात की कि केवल लैंड या बिल्डिंग या दोनों को सेल करके हमें जो कैपिटल गेन हो रहा है, यहाँ हमें किसी भी लॉन्ग टर्म असेट को सेल करके अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और हम उनको कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, है ना,
कुछ स्पेसिफाइड फंड्स हैं उनके यूनिट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर हमें उसकी एग्जेम्पशन यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर भी मैक्सिमम 50 लाख हो सकता है, विद इन 6 मंथ्स हमें उस पैसे को इन्वेस्ट कर देना है, अगले 3 सालों तक ट्रांसफ़र नहीं करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें कॉमन हैं। तो यहाँ पर जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ हैं, स्पेसिफाइड जो फंड्स हैं उनके यूनिट से क्या मतलब है, अगर गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने किसी भी पर्टिकुलर फंड को इसके लिए स्पेसिफाइड किया हुआ है, यानी गवर्नमेंट ने किसी भी कोष को, सरकार ने किसी भी कोष को अधिसूचित किया हुआ है इस पर्पज़ के लिए, और ये फंड्स 1 अप्रैल 2016 को या इसके बाद, लेकिन 1 अप्रैल 2019 से पहले इशू किए गए हैं, ठीक है, क्या कहेंगे हम, फंड्स, फंड से मतलब भी मेरा यूनिट से, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक फंड्स, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक नोटिफाइड फंड्स, इसी में सब चीज़ें कवर हो गई है ना। नोटिफाइड का मतलब अंडरस्टूड है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी इसको नोटिफाई। यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड नोटिफाइड फंड्स इशूड on or before, sorry, on or after 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद टू 31 मार्च 2019, है ना, कब से कब तक इशू की गई हो, या तो 1 अप्रैल 2016 को, उसके बाद, लेकिन कब तक, 31 मार्च 2019 तक। अगर ये सरकार के द्वारा अधिसूचित कोष की इकाइयों में आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं इस तरह का, है ना, गवर्नमेंट से नोटिफाइड कोई भी ऐसे फंड्स हैं और उसके यूनिट्स में आप इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं LTCG को, तो फिर उस पर आपको सेक्शन 54 EE की एग्जेम्पशन मिल सकती है। लेकिन फिर इसके साथ इस जो भी ये आप सिक्योरिटीज़ परचेस करते हैं ना, यूनिट्स, इनको आप अगले 3 सालों तक कैश में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ना तो ट्रांसफ़र करेंगे ना कैश में कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा, मैक्सिमम डिडक्शन इस पर भी 50 लाख है, बट अप टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट, या तो आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया वो, या फिर आपको मैक्सिमम जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, किसी भी कंडीशन में 50 लाख से ज़्यादा नहीं। इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा उसी की आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो 2 के बाद ये 3 और ये 4, ये बच्चों हमारा सेक्शन 54 EE हो गया, क्लियर। इसके बाद अब हम अगली अपनी सेक्शन लेंगे, सेक्शन 54F। बच्चों 54F बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्यों, क्योंकि अभी तक तो आपने क्या किया, जो पैसा आपने वापस इन्वेस्ट किया ना, उसकी सीधी सीधी डिडक्शन दे दी, आपने उसको प्रोपोर्शनेट नहीं किया, आनुपातिक नहीं निकाला कि भाई मुझे जितना भी गेन हुआ, अगर मैंने उसमें से 50% ही इन्वेस्ट किया तो मुझे छूट भी 50% की ही मिलेगी। अगर मुझे सपोज़ कीजिए 100% में जो भी अमाउंट मिला, अगर मुझे 10 लाख का पैसा मिला, 10 लाख मिला, और उसमें से मैंने अगर 6 लाख री इन्वेस्ट किया, तो अभी तक तो मुझे सीधा 6 लाख की छूट मिल जाती थी। हम ऐसा नहीं करते थे कि भाई 10 लाख में से 6 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि 60% आपने री इन्वेस्ट किया, तो आपने जितना पैसा री इन्वेस्ट किया उसकी आपको 60% की छूट मिले, आप ऐसा नहीं करते थे, है ना। तो लेकिन सेक्शन 54F अपने आप में इस चीज़ में बहुत डिफरेंट है, इसमें आनुपातिक छूट दी जाती है, ठीक है। आनुपातिक छूट यानी कि प्रोपोर्शनेट डिडक्शन। इसमें क्या होता है, आपको जितना भी कैपिटल गेन हुआ, ठीक है, और आपको जितना भी उसमें से आपने री इन्वेस्ट किया है ना, उस प्रोपोर्शन में ही आपको उस पर छूट दी जाती है। पूरे के पूरे कैपिटल गेन की छूट नहीं दी जाती, आपको एक्चुअल में जितना कंसिडरेशन मिला और उसमें से आपने कितना री इन्वेस्ट किया उसकी प्रोपोर्शन में आपको छूट दी जाती है, ठीक है बच्चों। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में से कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे हमारी जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 54F, जिसमें हम अपना आनुपातिक छूट देंगे, है ना, इसमें हम आवासीय मकान को छोड़कर, रेजिडेंशियल जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, हाउस है, उसको छोड़कर अगर हम किसी और असेट से, किसी भी और कैपिटल असेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें होता है और फिर हम उसे रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उस पर होने वाले कैपिटल गेन को हम इस सेक्शन 54F में एग्जेम्प्ट करेंगे, लेकिन प्रोपोर्शनेट, आनुपातिक बनाकर, ठीक है। इसके अलावा हम सेक्शन 54G पढ़ेंगे, 54GA और GB, ठीक है। ये सारे सेक्शंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ ही हमारी जितनी भी विनियोग करने पर करमुक्त पूंजी लाभ जो शीर्षक है हमारा, ठीक है, यानी कि एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन्स हैं, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।